सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज से यह लघु सिद्धांत कौमुदी ये पुस्तक आप देख रहे होंगे, सर्व जगत प्रसिद्ध पुस्तक है ये मित्रों। इसका जो समास प्रकरण है, इसके अंदर समास प्रकरण है, उस पूर्ण समास प्रकरण को हम इस सीरीज में पढ़ेंगे। तो आज हम समास प्रकरण की प्रथम कक्षा को पढ़ेंगे। और मित्रों, ये संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी देववाणी संस्कृतम ऐप पर उपलब्ध है। जो भी महानुभाव प्रकरणशः पढ़ना चाहते हैं उनको वहां पर प्राप्त हो सकती है। उसका जो भी शुल्क रखा गया है, फीस रखी गई है, उस फीस को दे करके। तो ये आज हम समास प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रथम कक्षा है। और संपर्क जो भी महानुभाव देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम संस्थान से करना चाहते हैं और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, वे सभी महानुभाव संपूर्ण विश्व में कहीं पर भी हों, सब जगह अब आप पढ़ सकते हैं संस्कृत व्याकरण ग्रंथ को। तो आज इस नंबर पर संपर्क करें। तो मित्रों, इसके अंदर जो समास प्रकरण है, उस समास प्रकरण को हम देखते हैं। देखिएगा, ये समास प्रकरण है, ये आपका समास प्रकरण है मित्रों। यहां से समास का आरंभ होता है। बहुत ही सुंदर इन्होंने बताया है, समझाया है। देखिएगा, अथ समासः। अथ, अब यहां से अथ का अर्थ होता है, अब यहां से प्रारंभ करते हैं समासाः, समासों को। समास कई प्रकार के हैं, ये हम अभी आगे देखेंगे। ये प्रथम कक्षा है, इसके अंदर हम समास के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, मैं आपको कुछ यहाँ हिंदी पढ़ करके समझाऊंगा, जिससे आपको समास पढ़ने में सरलता हो जाएगी। देखिएगा, और मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। ये पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, सर्वश्रेष्ठ प्रकाशित पुस्तक है। इसको यदि आप चाहते हैं तो देववाणी संस्कृतम के उस व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर पर संपर्क करके अपने घर पर ही बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, देखिएगा, ये कहते हैं अब समास प्रकरण का आरंभ होता है। अब यहाँ से समास प्रकरण का आरंभ होता है। यहाँ से पहले और भी बहुत सारे प्रकरण उन्होंने पढ़ा दिए। समास ज्ञान के बिना संस्कृत का ज्ञान हो ही नहीं सकता। समास संस्कृत भाषा को जानने के लिए परम आवश्यक है। यदि आप संस्कृत भाषा को जानते हैं पर समास नहीं जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं जानते हैं। ये विशेष बात है। इसलिए समास का ज्ञान संधि ज्ञान के साथ ही आवश्यक है। जिस प्रकार से संधियों का ज्ञान हमें आवश्यक है, संधियां पूरी पढ़ा दी गई हैं देववाणी पर, उसी प्रकार से मित्रों ये समास का ज्ञान भी आवश्यक है। हिंदी आदि भाषाओं में भी समास होता ही है। सभी भाषाओं में समास होता है। समास मीन्स जो कॉम्प्लेक्स वर्ड होते हैं, जुड़े हुए शब्द होते हैं, वही समास है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे राम नाम, राम नाम, राम नाम, ये क्या है? एक समास है वास्तव में। इस वाक्य में राम का नाम अर्थात राम का नाम, इस शब्द का अर्थ क्या है? राम नाम का। इस वाक्य कह सकते हैं छोटा सा,
राम नाम मन राम का नाम, राम नाम। गंगा का जल, गंगा जल बोलते हैं। देश का भक्त, देश भक्त बोलते हैं। मत का अधिकार, मताधिकार आदि प्रयोग करते हैं हिंदी में। तो ये वास्तव में संस्कृत से सीधे आ गए हैं। तो इनके अंदर आप देखेंगे दो दो शब्द हैं, इसमें राम और नाम है, इसमें गंगा और जल है, इसमें देश और भक्त है, इसमें मत और अधिकार है। दो दो शब्द जुड़े हुए हैं, पर दो जुड़ने के बाद एक बन गया है। हम हिंदी आदि भाषाओं में समास हुए शब्दों का प्रयोग तो करते हैं मित्रों, प्रयोग करते हैं, खूब करते हैं, किंतु यह नहीं जानते हैं कि समास क्या होता है। समास क्या होता है ये नहीं जानते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कभी। आइए समास के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये चर्चा इन्होंने लिखी है, बहुत ही उत्तम है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर शब्दशः पढ़ करके बता रहा हूँ। इससे आपको ऊपर समझ में आएगा जो आचार्य वरदराज महाराज जी ने जो बताया है। चलिए मित्रों देखिएगा, समास एक संज्ञा है। समास एक संज्ञा मीन्स एक नाम है, जैसे संधि है, कारक है, ठीक है, स्वर हैं और ह्रस्व दीर्घ, और ये सारी संज्ञाएं व्याकरण में हैं। उसी प्रकार से व्याकरण में एक संज्ञा माने नाम रख दिया गया है। क्या नाम रखा है? समास। ठीक है, किसका नाम है ये? कहते अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। इसको आप याद कर लीजिए। कोई पूछता है आपको कि समास की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ समास इन संस्कृत लैंग्वेज, तो आपको डेफिनेशन बतानी है कि अनेक पदानाम, अनेक पदा माने अनेक, माने एक से अधिक पद माने शब्द, शब्दों का एक पदी भवनम माने कई शब्दों को जोड़ करके उनको एक शब्द बना देना। माने कई पदों को, संस्कृत में इसको पद बोलते हैं, तो उन कई पदों को जोड़ करके एक पद बना देना, माने एक पदी भवनम, माने एक शब्द होना ही क्या कहलाता है? समास। ये बहुत ही सुंदर सटीक समास की परिभाषा है मित्रों। ठीक है, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। ठीक है, और देखिएगा, इसी को अनेक पद मिलकर एक पद होना समास है। ठीक है, वही बताया मैंने। समास का विग्रह, जो समास का हम जो विग्रह माने उसकी व्युत्पत्ति कैसे करते हैं? समसनम समासः। समसनम माने संक्षिप्त होना, बुझ गए, अर्थात संक्षिप्त होने को समास कहते हैं। तो जब अनेक पदों का हम एक पद बना देते हैं तो क्या हो जाता है? संक्षिप्त हो जाता है। जब कई चीजों को मिला करके उसको एक बना देंगे तो वो संक्षिप्त हो जाता है, कुछ चीजें हट जाती हैं। अब देखिएगा, दो या दो से अधिक शब्द जहां एक जगह एक पद एक अर्थ वाले बन जाते हैं उसे समास कहते हैं। ये बात बताइए। इसको देखिएगा, दो मान एक नहीं, दो दो तो चाहिए कम से कम, दो या दो से अधिक, दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 10 20 30 40 50 जितने भी हो सकते हैं, आपकी इच्छा है। से अधिक शब्द जहां, ये दो से अधिक शब्द जहां दो अथवा दो से अधिक एक जगह एक पद बन जाए, एक शब्द बन जाए, तो क्या हो जाएगा? एक अर्थ वाले बन जाते, और उनका अब एक अर्थ हो जाता है। जब भिन्न भिन्न अलग अलग शब्द होते हैं तो अलग अलग अर्थ होते हैं। और जब समास करने में जब क्या होता है? एक बन जाता है तो वो एक बात को, एक अर्थ को कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, बन जाते हैं उसे ही समास कहते हैं। ठीक है, चलिएगा अब और देखिए कैसे, उदाहरण में देखते जाइएगा। जैसे गंगायाः जलम, क्या? गंगायाः जलम में दो शब्द हैं, एक गंगायाः और जलम। ठीक है, गंगायाः ये षष्ठी का है, ठीक है, ये एक अलग शब्द है, और जलम
ये प्रथमांत है, और ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, अलग पद है, दो पद हो गए। गंगायाः का क्या अर्थ है, अलग अलग करेंगे, अलग अलग पद हैं। तो गंगा का, गंगा षष्ठी है, गंगा का, और जलम का अर्थ होता है पानी या पानी, वाटर, जल, जो भी कहेंगे। और कहते हैं ये पद भी अलग हैं, ठीक है, दोनों अलग हैं, और इनके अर्थ भी अलग हैं, और अर्थ भी अलग हैं। गंगा का अर्थ है गंगा का, और जलम का अर्थ है जल। समास करके एक पद हो जाएगा, समास इनका कर देंगे गंगायाः जलम, तो क्या बन जाएगा, गंगा जलम, ये बन जाएगा मित्रों। जब ये बन जाएगा आपका, तो अब देखिए दो शब्द थे आपके, दो शब्दों का हमने क्या कर दिया मित्रों, एक शब्द बना दिया, एक शब्द बना दिया आपका गंगा जलम, और अर्थ भी अब एक ही होगा। अब दो अलग अर्थ नहीं है, गंगा जल का अर्थ होगा पानी, गंगा का पानी, गंगा की पानी को कहा जाएगा, गंगा को नहीं कहा जाएगा, गंगा से तो संबंध लगा जाएगा केवल। यदि कोई कहता है भाई गंगा जल लाओ, तो गंगा नहीं आएगी, आपको गंगा को लेके आएगा नहीं, गंगा का पानी लेके आएगा। तो इसलिए इन दोनों का एक अर्थ हो गया। इसलिए कहा जाता है कि समास में एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य रहता है। इस बात को आप समझ सकते हैं। ये कहते हैं कि जो समास होता है उसमें क्या है, एकार्थी भाव सामर्थ्य, माने कई पदों के जुड़ने के बाद वो एक अर्थ को कहने की शक्ति प्राप्त कर लेता है समास। क्या, जैसे गंगा जलम में कई शब्द, दो शब्द थे इसके अंदर, परंतु इसके अंदर एकार्थी भाव माने एक अर्थ को कहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वही कहा, जहां पदार्थों की एक साथ उपस्थिति होती है, पृथक पृथक नहीं, माने जहां सभी शब्द जोड़ दिए हैं तो उनका एक साथ ही संबंध लग करके एक अर्थ की प्रतीति को करते हैं, वहां एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य होता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों के साथ होता है मित्रों। क्या है समास, मैंने बताया समास के लिए आप ये नियम याद रख लीजिएगा, दो शब्द चाहिए कम से कम, दो, एक का समास नहीं होता, एक तो अकेला ही है, दो से एक बनाना है, तीन से एक बनाना है, चार से एक बनाना है, पर एक का एक क्या बनाना है, एक तो है ही पहले से। तो इसलिए दो या दो से अधिक शब्दों के साथ होता है। समास के 5 भेद होते हैं मित्रों। क्या, 5 भेद होते हैं। देखिएगा अब समास के भेद, समास कितने प्रकार का है वह ऊपर का अथ समासाः। तो नंबर 1 अब बता देते हैं, ऊपर ये हम पढ़ के भी आपको बताएंगे, संस्कृत में आचार्य वरदराज महाराज जी ने जो लिखा है उसको। केवल समास, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्या, केवल समास एक हो गया आपका, इसको सामान्य समास भी कहते हैं, कहीं कहीं केवल समास, कहीं सामान्य समास। दूसरा आपका अव्ययी भाव समास। तीसरा आपका तत्पुरुष समास। चौथा आपका बहुव्रीहि समास। पांचवा आपका द्वंद्व समास। ये 5 समास आपको पूरी तरह से नाम याद रख लेने हैं। केवल समास अथवा सामान्य समास एक ही है, दूसरा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ठीक है, ये 5 प्रकार के समास हैं, और भी कुछ प्रकार हैं वो इनके अंतर्गत ही समाविष्ट हो जाते हैं, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो मित्रों ये समास की जानकारी आपको ये थोड़ी सी मैंने बताई है। ठीक है, अब हम और अधिक जानकारी अब पढ़ते जाएंगे और तब प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये आपके संस्कृत ज्ञान को करेक्ट ज्ञान करेगा समास प्रकरण आपका। ठीक है, तो अब आ जाइएगा इसी बात को, क्या है, ये तो कुछ बात हमने बता दी। समास क्या है, समास का अर्थ होता है अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। अनेक पदों का एक पद बनाना ही, एक पद होना ही क्या कहलाता है, समास। और समास के अंदर क्या, कौन सी शक्ति पैदा हो जाती है, एकार्थी भाव सामर्थ्य, माने कई पदों को मिलाने के बाद में वो कई अर्थों को नहीं कहते, एक अर्थ को कहते हैं।
और समास करने के लिए कम से कम आपको 2 पद चाहिए, और 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। और समास कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। केवल समास अथवा सामान्य समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और आपका द्वंद्व समास। ये 5 प्रकार के समास होते हैं। अब आइएगा, इन्हीं को हम पढ़ते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार। ठीक है, और ये संस्कृत है आचार्य वरदराज महाराज जी की, हिंदी हम बताएंगे। ठीक है, चलिएगा अब आरंभ करते हैं समास का। समासः पंचधा, कहते हैं समास क्या है? 5 प्रकार। समासः पंचधा, समास 5 प्रकार का है। आपको बताया था हमने, केवल समास अथवा सामान्य समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास और आपका बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। देखिएगा, तत्र समसनम समासः, क्या कहे? तत्र माने अर्थात समास के विषय में कहते हैं कि समसनम समासः माने संक्षिप्तीकरण करना ही, कई शब्दों को मिला करके एक शब्द बना देना ही क्या कहलाता है? समास। एक समसनम समासः, ये भी आप परिभाषा पूरी याद कर लीजिएगा। माने समसनम संक्षिप्तीकरण को ही समास कहा जाता है। सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमः। ठीक है, कहते हैं सच और वह प्रथम, उनमें जो प्रथम है, प्रथम समास क्या है? केवल समासः, केवल समास है। क्यों? क्योंकि महर्षि पाणिनि ने क्या है? अपनी अष्टाध्यायी में इसका नाम नहीं गिनाया है। महर्षि जो पाणिनि के अष्टाध्यायी है उसको भी मैं दिखा दूंगा अभी। तो क्या है? तो उसमें क्या है? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, मान विशेष उसका नाम नहीं है, नाम से रहित है, वो इसलिए उसको कह दिया है वैयाकरणों ने कि भाई महर्षि पाणिनि ने इसका नाम गिनाया नहीं, तो ये प्रथम हम सब केवल समास है, उसका नाम रख दो जी केवल समास। वो समास है, बोला तत्पुरुष है ना, अव्ययी भाव है ना, बहुव्रीहि है ना, द्वंद्व है, केवल समास, जिसको सामान्य समास कह सकते हैं। अब विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः का अर्थ है कि महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि के द्वारा उसका कोई नाम नहीं रखा है, नाम से रहित होने के कारण से वैयाकरण लोग उसे क्या बोलते हैं? केवल समासः। सुंदर। चलिए, प्रायेण पूर्व पदाश्रय प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीयः। अब इसका दूसरे समास की परिभाषा बता रहे हैं। कौन सा बताया था हमने आपको? अव्ययी भावो। तो अव्ययी भावः ऐसा है, तो द्वितीयः अव्ययी भावः, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान भी देख लीजिएगा। प्रायेण माने मोस्टली, अधिकतर। अधिकतर क्या होता है? पूर्व पदार्थ प्रधानः। इस समास के अंदर 2 पदों का समास होता है। ठीक है, जैसे ये मानिएगा, ये उपगंगम, एक हमने पद लेते हैं, वैसे ही आपके लिए अभी बाद में आप बताएं। उपगंगम, तो ये क्या है? इसमें ये बताया पूर्व पदार्थ, इसमें 2 पद हैं, गंगा और उप। तो इसमें पूर्व पदार्थ क्या है? ये है पूर्व पद, इसके अर्थ की प्रधानता होती है। क्या बोलते? पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययी भावः। जिस समास में पूर्व पद की, अर्थात पूर्व पद की, ये किन किन का होता है ये आगे पढ़ेंगे। जिस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता, प्रधान हो, उसी को कहता हूं। जैसे ये था आपका गंगा जलम, क्या था? गंगा जलम। तो इसमें कौन से पद के अर्थ की प्रधानता है? इसकी प्रधानता है। कोई बोले गंगा के जल को लाओ, गंगा जल को लाओ, तो जल को लाएगा, पर वो गंगा को लाएगा। ठीक, गंगा को नहीं लाएगा जी। ठीक है, तो इस पद के अर्थ की प्रधानता है। यहाँ पर क्या है? उपगंगम कहने का अर्थ होता है गंगा के समीप। तो समीपता को हम कहना चाहते हैं, तो यही कहा
तो अव्ययी भाव जो समास होता है उसका लक्षण दिया, उसकी परिभाषा दी कि जिस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती हो, उसका अर्थ ही प्रतीत होता हो मुख्य रूप से, तो उसका नाम है अव्ययी भावः द्वितीयः। ठीक है, चलिए अब आगे आइएगा। प्रायेणोत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष तृतीयः। क्या कहते हैं मित्रों? प्रायेण, प्रायः, उत्तर पदार्थ प्रधान, माने अभी पूर्व पद की बात कर रहे थे, अब समास में उत्तर पद की माने पर पद की बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता जहां द्योतित होती है जिस समस्त पद में, वो समस्त पद क्या कहलाता है? तत्पुरुषाः। तीसरा समास क्या है? तत्पुरुषाः। आपके 3 समास हो गए, केवल समास और अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास की परिभाषा ये है कि उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषाः। ठीक है, अब आगे आइएगा। तत्पुरुष भेदः कर्मधारयः। जो कर्मधारय भी बोलते हैं, हमने कर्मधारय समास भी सुना है, तो कर्मधारय वो क्या है? तत्पुरुष का ही भेद है, कोई अलग नहीं है। कर्मधारय भेदो द्विगु, और एक द्विगु समास भी आपने सुना होगा कभी, तो कर्मधारय समास का द्विगु भेद है, अतः तत्पुरुष का ही ये भेद है दोनों। तत्पुरुष का कर्मधारय भेद हो गया, कर्मधारय का द्विगु भेद हो गया। ये आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रकरण में। ठीक है, प्रायेणान्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहिश्चतुर्थः। कहते हैं मित्रों चौथा समास, चतुर्था कौन सा समास है? बहुव्रीहि। इसकी पहचान क्या है, इसका लक्षण क्या है? कहते हैं प्रायेण, प्रायेण माने अधिकतर, अधिकतर, एकदम 100% नहीं कह रहे, देखो प्रायेण कह रहे हैं, कहीं पर अपवाद भी है। अन्य पदार्थ प्रधान माने जो जिन शब्दों का हमने समास किया है उन शब्दों से भिन्न किसी शब्द का अर्थ में द्योतित होता है। उसके अंदर जो शब्द पढ़े हुए हैं उन शब्दों का अर्थ द्योतित नहीं होता है, नहीं कहा जाता है। किसी तीसरे अर्थ को जहां कहा जाता है उस समास का नाम है बहुव्रीहि। ये चतुर्थ समास है। ठीक है, बहुत सुंदर परिभाषाएं दी हैं, आप इसको याद कर लेना। प्रायेणो भय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः पंचमः। और क्या कहते हैं? प्रायेण, प्रायः करके, मोस्टली क्या है? उभय पदार्थ प्रधान। उभय पदार्थ माने जितने भी समास के अंदर पद हैं, उभय, उभय का 2 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कम से कम 2 चाहिए इसलिए उभय लिया है। तो उभय पदार्थ प्रधान माने समास के अंदर जितने भी पद होंगे, 1 2 3 4 जितने भी पद होंगे, सभी पदों के अर्थ की प्रधानता होती है, कोई कमजोर नहीं होता है। ये भी उतना ही बलवान है, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, तो उसका 5वां समास है, वो 5th समास है आपका द्वंद्वः। वो द्वंद्व समास कहलाता है मित्रों। तो ये तो मित्रों आपको इसमें समास की पहचान बताई हमने। क्या बताई? समास की पहचान बता दी कि इस प्रकार से हमको समास पहचानना है। ठीक है, अब इसमें इन समासों के उदाहरण भी दिए हैं, उदाहरण दिए हैं। तो अभी हम सूत्रों को आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें तो हम भूमिका के रूप में कुछ पढ़ लेते हैं। जो इन्होंने बताया था संस्कृत में, उसको मैंने हिंदी में बता दिया। इन्होंने भी हिंदी में बताया है थोड़ा सा। ठीक है, उन्होंने भी हिंदी में बताया है। तो इसका देखिएगा, ये इनके उदाहरण जो हम दिखा देते हैं। देखिए, ये अर्थ मैंने सब बता दिया है। इस समास माने केवल जो समास है, इस समास में समास तो होता है किंतु समास विशेष की संज्ञा नहीं होती, नाम नहीं है महर्षि पाणिनि के द्वारा इसका, इसलिए इसे केवल समास कहा जाता है। इसका उदाहरण है भूतपूर्वः। ठीक है, भूतपूर्वः ये क्या है? माने भूतपूर्व माने पहले जो था अब वो नहीं है। माने पहले राष्ट्रपति थे अब राष्ट्रपति नहीं है, पहले वो अध्यापक थे अब अध्यापक नहीं है, पहले वो युवा थे वो अब युवा नहीं है, अब पहले वो विधायक थे अब विधायक नहीं है, पहले वो सांसद थे अब सांसद नहीं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? भूतपूर्व। भूत में थे अब नहीं है। तो ये समास का एक उदाहरण है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, और देखिएगा,
अव्ययी भाव समास की पहचान मैंने आपको बतला दी थी सरल भाषा में, वही इन्होंने यहाँ बताई है। इस समास में प्रायः अव्यय पूर्व पद में होता है। जो पहला जो पद होता है समास जिनका करते हैं वो क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय अर्थात जिनकी अव्यय संज्ञा महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में रखी है। समास होने के बाद पूरा शब्द अव्ययी भावश्च से अव्यय बन जाता है। ठीक है, जब समास कर देंगे इसका तो क्या बन जाता है, जितने भी शब्दों का समास करेंगे वो पूरे सभी समुदाय अव्यय भी बन जाता है, वो भी अव्यय बन जाता है। इस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है, ये बतलाया मैंने। इसका उदाहरण बहुत सुंदर है, उपकृष्णम। तो ये देखिए उप का और कृष्ण का समास हुआ और ये अव्यय भी बन गया, अव्यय भी बन गया। और इसके अर्थ की प्रधानता किसकी, उपकृष्ण का अर्थ होता है कृष्ण के समीप। तो कृष्ण के समीप, तो कृष्ण के समीप किसकी अर्थ की, हम जब ऐसे बोलते हैं उपकृष्णम यानी कृष्ण के समीप में कुछ है, वहां कुछ करना है। कृष्ण के समीप में, कृष्ण को कुछ नहीं करना, कृष्ण के समीप में कुछ करना है। तो समीप अर्थ की प्रधानता होती है। समीप अर्थ किसका है इसमें, उप का, उप समीपार्थक है। तो कृष्ण के समीप, ये उदाहरण हुआ। ठीक है, अब आ जाइए तत्पुरुष का, देख लीजिएगा। तत्पुरुष की परिभाषा भी मैंने वही बताई थी, आचार्य वरदराज महाराज जी ने भी वही बताई थी। तत्पुरुष समास में उत्तर पद अथवा परम पर पद, उत्तर पद कह सकते हैं, बाद वाला पद कह सकते हैं, या दूसरा या अंतिम पद का अर्थ प्रधान होता है। जैसे अव्ययी भाव समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती थी, वैसे ही तत्पुरुष में उत्तर पद वाले अर्थ की प्रधानता होती है। इसका विग्रह करना भी सरल ही होता है, ये आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका उदाहरण यही बताया था, जैसे गंगा जलम, ये तत्पुरुष का उदाहरण है। हमने बताया था गंगा जलम माने गंगा जल का, तो गंगा जलम बोलते हैं तो गंगा के जल को बोलते हैं, तो ये जल के अर्थ की प्रधानता होती है। ऐसे राजपुरुष बोलते हैं हम, क्या राजपुरुष भी एक इसका प्रसिद्ध उदाहरण है, राजपुरुष। तो राजपुरुष ऐसे बोलेंगे, तो राजपुरुष में क्या है, पुरुष की प्रधानता है, परंतु वो कैसा पुरुष है, राजा से संबंध रखने वाला। तो ये तत्पुरुष समास बहुत सारे उदाहरण आएंगे आपको आगे, चलिएगा। ठीक है, इसके आगे आपको बहुव्रीहि समास, इस देखिए बहुव्रीहि समास, इस समास में पूर्व पद का अर्थ भी प्रधान नहीं होता और उत्तर पद का अर्थ भी प्रधान नहीं होता जी। ना उत्तर पद के अर्थ को कहा जाता है, ना पूर्व पद के अर्थ को कहा जाता है, किंतु किसी अन्य ही पद का अर्थ प्रधान होता है, किसी तीसरे ही अर्थ को, तीसरे ही शब्द के अर्थ को कहा जाता है। जैसे उदाहरण बहुत सुंदर, पीतानी अंबराणी यस्य सह पीतांबरः, माने तो पीतांबरः का अर्थ क्या है, ना तो पीला और ना अंबर, अंबर माने कपड़े, इसका अर्थ पीले कपड़े हैं जिसके, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, पीतांबर। तो इसके अंदर समास किसका हो रहा है, पीत शब्द का और अंबर शब्द का। पीत का अर्थ होता है पीला, अंबर का अर्थ होता है कपड़े, और पीतांबर का अर्थ क्या, पीतांबर का अर्थ है मनुष्य, बस उसकी विशेषता है कि वो पीले कपड़े वाला मनुष्य है, अर्थात कोई वानप्रस्थी है। तो ये अलग तीसरा अर्थ आ गया, ना पीले को कहा जा रहा ना अंबर को कहा जा रहा, पीले कपड़े हैं जिसके, वह कृष्ण, कृष्ण को भी बोलते हैं, कृष्ण का भी नाम रख दिया है। समास होने के बाद यहाँ पर पीत का अर्थ भी प्रधान नहीं और अंबर का अर्थ भी प्रधान नहीं, किंतु अन्य पदार्थ भगवान कृष्ण का अर्थ प्रधान हो गया, अर्थात कृष्ण प्रधान हो गए, इसलिए यह बहुव्रीहि समास अन्य पदार्थ प्रधान माना जाता है। ठीक है, सरल है। अभी सब आपको बहुत सारे उदाहरण आएंगे, सूत्रों को पढ़ाया जाएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, संपूर्ण समास प्रकरण के आप मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइएगा मित्रों, ये है आपका द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान क्या बताई थी, समास के लिए जितने भी शब्द लिए गए, चाहे 2, 3, 4, 5, जो कम से कम 2 चाहिए, उन सभी शब्दों का अर्थ
प्रधान होता है। उन सभी शब्दों का अर्थ प्रधान होता है मित्रों। उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास होता है, माने सभी, तो उभय का अर्थ मैंने बताया सभी पदों के अर्थ की प्रधानता जिस समास में होती है वो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास। इसके उदाहरण जैसे रामश्च कृष्णश्च राम कृष्ण, तो ये द्वंद्व का उदाहरण। राम कृष्ण में क्या है? राम भी है कृष्ण भी है। ऐसे बोलेंगे राम कृष्ण आगच्छतः, ऐसे हम बोले यदि वाक्य को तो क्या अर्थ होगा? राम आ रहा है, कृष्ण, राम और कृष्ण दोनों आ रहे हैं, कोई एक नहीं आ रहा, दोनों आ रहे हैं। इसलिए इसमें सभी पदों के अर्थों की प्रधानता होती है। या तीन भी कर सकते हैं, राम कृष्ण और भी लक्ष्मणा, ऐसे जोड़ दिए, राम कृष्ण लक्ष्मणा आगच्छन्ति, तो तीनों अर्थों की प्रधानता हो जाएगी मित्रों। ठीक है, चलिएगा अब थोड़ी सी बात और है इसी के साथ में, ये वहां वही बताया था आचार्य वरदराज महाराज जी ने। इसके अतिरिक्त एक नई समास भी आपने सुनाया खूब, निषेधार्थक, कर्मधारय समास भी, द्विगु समास भी और उपपद समास भी आपने सुना होगा। आदि और भी एक आध दो हैं। तो अनेक समास माने गए हैं, किंतु इन्हीं पांचों के अंतर्गत आने के कारण पृथक नहीं बताया गया। इन पांचों के अंतर्गत ही आ जाता है, यही आचार्य वरदराज महाराज जी ने बताया था। इस प्रकार से यहाँ दिग्दर्शन मात्र कराया गया है, विशेष रूप से तो उन्हीं प्रकरणों में देखेंगे, अर्थात जिस जिस समास का प्रकरण होगा उसमें ही बताएंगे मित्रों। तो मित्रों ये आज आपकी एक भूमिका के रूप में, और भूमिका के रूप में अभी थोड़ा सा और बताएंगे हम आपको, पर आज इतना ही अब भूमिका के रूप में हम आपको बताते हैं। ठीक है, फिर आपको आगे की कक्षा में, कक्षा 2 सेकंड क्लास में हम आपको यहाँ से पढ़ाना आरंभ करेंगे समास के सूत्रों को। ठीक है, तो ये पूरा हम आपको समास पूरा ये कंप्लीट करा देंगे पूरा आपका, तो फिर आप बिल्कुल समास के एकदम मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके पाठ्यक्रमों में भी लगाया गया है, BA और MA संस्कृत में, आचार्य शास्त्री आदि में लगे हुए हैं। तो आपके लिए ही यह कार्य किया जा रहा है, आप इसका भरपूर लाभ लीजिएगा मित्रों। तो आज हम इस कक्षा को यहीं विराम देंगे और आगे की कक्षा में आपसे मिलते हैं नए समास सूत्रों के साथ में महर्षि पाणिनि का। ठीक है, साथ में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसके साथ साथ में आपको ये सारे सूत्र जहां पर हैं वो सूत्र भी आपको ज्ञात होने चाहिए। अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, ये क्या है? ये अष्टाध्यायी है, ये महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी है, ये अष्टाध्यायी है। ये देखिएगा अष्टाध्यायी, इसके अंदर ही ये सभी सूत्र हैं, इसके अंदर ही। तो ये जैसे समास प्रकरण है, ये आपका दूसरे अध्याय से चालू होता है। कहाँ से चालू होता है? ये प्रथम अध्याय, यहाँ से आरंभ होता है द्वितीय अध्याय। तो देखिए ये जो हम पहले सबसे पहले जो सूत्र पढ़ेंगे वो ये वाला पढ़ेंगे, ये वाला समर्था पद विधि। यही वहां पर भी आप देखेंगे, मैं दिखा देता हूं जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी से ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा ये सूत्र है आपका, वही है। ठीक है, यहाँ लघु सिद्धांत में अलग संख्या दी है पर 2 1 1। तो हम आपको अष्टाध्यायी में भी दिखा देंगे कि ये सूत्र किस क्रम से रखे गए हैं, तो आपको समझने में और सरलता होगी। तो चलिए मित्रों, अब हम आगे की कक्षा में आपसे मिलते हैं। आप इसको मामूली सा शुल्क दे करके इस नंबर पर संपर्क करके इस संपूर्ण समास प्रकरण को पढ़ें अपने घर पर ही बैठे बैठे, और आपको जो भी कोई डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स आपके दूर कर दिए जाएंगे। डाउट्स हम छोड़ते ही नहीं है, उतना आराम से पढ़ाते हैं, धैर्यपूर्वक पढ़ाते हैं। चलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए अद्भुत तरीके से कार्य कर रहा है वर्तमान जगत में। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में आप उसका भरपूर लाभ लीजिएगा,
करोड़ों लोग इसका लाभ लें, मेरी ऐसी ही हार्दिक इच्छा है। यह ऋषियों का ऋण है जिसे हम सभी को मिलकर के उतारना है। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।